वेलकम टू अ वन शॉट हिस्ट्री सीरीज। आज हम समय में काफी पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी जगह की कहानी सुनने जो कभी ज्ञान का, आप कह सकते हैं, एक चमकता हुआ सूरज था, नालंदा। तो चलिए एक यात्रा करते हैं नालंदा के उन खंडरों की और जानते हैं उसकी कहानी, उसके इतिहास और रहस्यों को। ये सारी जानकारी भरोसेमंद स्रोतों और एनसीईआरटी पर आधारित है। बिल्कुल। और नालंदा देखिए, वो सिर्फ कुछ इमारतें नहीं थी, वो एक विचार था। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, ऐसा कहते हैं। हाँ, आवासीय विश्वविद्यालय। सोचिए, एक जगह जहां हजारों लोग, हजारों छात्र एक साथ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दर्शन, विज्ञान, कला, सब कुछ एक ही जगह। और सिर्फ भारत से नहीं। कहाँ से? अरे चीन, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया, बहुत दूर दूर से विद्वान आते थे। और सदियों तक दुनिया की सोच पर इसका असर रहा। तो ये इतना बड़ा सफर, ये शुरू कहाँ से हुआ? मतलब किसने रखी इसकी नींव? देखिए, जो हमें सबूत मिलते हैं, खासकर खुदाई में मिली मोहरें, वो हमें ले जाती हैं लगभग 5वीं सदी ईस्वी में, मतलब करीब 427 ईस्वी। अच्छा, गुप्त काल में। हाँ, गुप्त वंश के एक शासक थे, कुमार गुप्त प्रथम। उन्हीं को इसका संस्थापक माना जाता है। उन्होंने इसे एक बौद्ध मठ, मतलब एक संघाराम के तौर पर शुरू किया था। और वो तो गुप्तों का स्वर्ण युग था, है ना? कला, संस्कृति। बिल्कुल उसी माहौल में जब भारत में कला, विज्ञान सब चरम पर था, तब नालंदा का बीज पड़ा। शिक्षा को राजाओं का साथ मिला हुआ था। तो कुमारगुप्त का कोई खास मकसद था इसे शुरू करने का? कह सकते हैं, शायद वो उस समय की जो 2 बड़ी धाराएं थीं, वैदिक और बौद्ध, उनमें एक तरह का संवाद, एक पुल बनाना चाहते थे। उनके बाद भी, जैसे बुद्धगुप्त, बालादित्य, इन शासकों ने भी इसे आगे बढ़ाया। बालादित्य, इनका नाम सुना है मैंने। हाँ, कहते हैं उन्होंने जो मशहूर चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, उनके गुरु के लिए, आचार्य शीलभद्र के लिए एक बहुत बड़ा मठ बनवाया था। अच्छा। आत्मिक ऊर्जा, वो भी एक वजह रही हो। गुप्तों के बाद फिर हर्षवर्धन का जमाना आया। उत्तर भारत में काफी शक्तिशाली राजा थे वो। उनके समय में नालंदा का क्या हुआ? हाँ, सम्राट हर्षवर्धन, मतलब लगभग 606 से 647 ईस्वी, वो तो नालंदा के बहुत बड़े संरक्षक बने, बहुत बड़े। कैसे? उन्होंने 100 गांवों का पूरा राजस्व, मतलब उन गांवों से जो भी आमदनी होती थी, वो पूरी की पूरी नालंदा को दान कर दी थी। 100 गांव? बाप रे! हाँ, आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा संस्थान रहा होगा वो। उस समय कहते हैं करीब 10,000 छात्र थे वहां और 1,500 शिक्षक। 10,000 छात्र? ये तो आज के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसा हो गया। बिल्कुल, और शिक्षक भी कोई कम नहीं, 1500। और वो चीनी यात्री ह्वेनसांग, वो भी तो इसी समय आए थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ह्वेनसांग वो यहीं आए थे। और यहीं के जो कुलपति थे, आचार्य शीलभद्र, बहुत बड़े विद्वान, उनसे उन्होंने योग शास्त्र सीखा। अच्छा, यहीं पर? हाँ, कई साल बिताए उन्होंने नालंदा में, पढ़ाई की, और जो बौद्ध ग्रंथ थे ना, उनमें से कई का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वो फिर उन अनुवादों को अपने साथ चीन ले गए। उन्हीं की किताबों से हमें नालंदा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। कमाल है। और सिर्फ वही नहीं, उनके कुछ दशकों बाद एक और चीनी यात्री आए, इत्सिंग। वो भी करीब 670 से 695 ईस्वी के बीच यहाँ रहे। उन्होंने तो यहाँ की पूरी दिनचर्या, पढ़ाई के तरीके, नियम कायदे, सबका बड़ा ललित ब्यौरा लिखा है। तो मतलब हर्षवर्धन के समय तक नालंदा की पहचान पूरी दुनिया में बन गई थी? निश्चित तौर पर हर्षवर्धन के समय नालंदा को एक ग्लोबल पहचान मिली। खासकर भारत और चीन के बीच जो सांस्कृतिक और बौद्धिक रिश्ते थे, वो बहुत मजबूत हुए। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं रह गया था, ये एक तरह से डिप्लोमेसी का सेंटर भी बन गया था, ज्ञान के जरिए। और ये उस समय की बात है जब गुप्त साम्राज्य खत्म हो रहा था और पाल वंश अभी आया नहीं था। हाँ, वो जो बीच का थोड़ा अस्थिरता का दौर था, उस वक्त नालंदा एक स्थिर बौद्धिक केंद्र बना रहा, एक मजबूत पिलर की तरह। फिर आया पाल वंश का दौर, जिसे नालंदा का स्वर्ण युग कहते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, पाल राजा जो थे लगभग 750 से 1161 ईस्वी तक, जैसे धर्मपाल, देवपाल, ये लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। बहुत ज्यादा? अच्छा, तो उन्होंने नालंदा को खूब संरक्षण दिया, नई नई इमारतें बनवाई, दान दिए। धर्मपाल ने तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनवाया था, लेकिन नालंदा का महत्व तब भी बना रहा। और देवपाल? देवपाल के समय तो सुमात्रा, मतलब आज का इंडोनेशिया,
वहां के श्री विजय साम्राज्य के राजा थे बालपुत्र देव। उन्होंने भी यहाँ एक मठ बनवाने के लिए इजाजत मांगी थी और उन्हें वो मिली भी। मतलब इंडोनेशिया से भी? वाह। हाँ, इससे पता चलता है कि नालंदा का प्रभाव कहाँ-कहाँ तक था। तो इस स्वर्ण युग में नालंदा कैसा था? क्या-क्या पढ़ाया जाता था वहाँ? देखिए, ये नालंदा का पीक टाइम था। तिब्बत, चीन, कोरिया, सेंट्रल एशिया, यहाँ तक कि जापान से भी लोग आ रहे थे, छात्र भी, विद्वान भी। और पढ़ाई सिलेबस कैसा था? सिलेबस तो बहुत बड़ा हो गया था। महायान बौद्ध धर्म तो था ही, उसकी कई शाखाएं, साथ में वेद, तर्कशास्त्र जिसे हेतु विद्या कहते हैं, व्याकरण, चिकित्सा यानी आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, आर्ट्स, सब कुछ था। सब कुछ? हाँ, और इसी दौर में बौद्ध धर्म की एक और शाखा वज्रयान, वो भी यहाँ काफी प्रभावशाली होने लगी थी। वज्रयान वो क्या है? वो बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसमें तंत्र, मंत्र और थोड़े गूढ़ अनुष्ठान होते हैं। उसका प्रभाव भी बढ़ने लगा था। तो इसका क्या असर हुआ नालंदा पर? पाल राजा क्योंकि बौद्ध थे तो नालंदा का असर और फैला। यहाँ से एक बहुत बड़े विद्वान निकले, अतिशा दीपंकर श्रीज्ञान। वो 11वीं सदी में तिब्बत गए और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म में बड़े सुधार किए। उनकी छाप आज भी है तिब्बती बौद्ध धर्म पर। अच्छा। तो एक तरह से जब भारत के बाकी हिस्सों में राजनीतिक उथल-पुथल थी, पाल राजाओं के अंडर नालंदा भारतीय ज्ञान विज्ञान को पूरे एशिया में फैला रहा था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वज्रयान जैसे जो थोड़े गूढ़ विषय थे, उन पर ज्यादा फोकस होने से शायद ये धीरे-धीरे मुख्य धारा से थोड़ा अलग भी होने लगा था। शायद। चलिए, अब थोड़ा इसके योगदान पर बात करते हैं। जी। दुनिया को नालंदा ने दिया क्या? सबसे पहले तो ये जो आवासीय विश्वविद्यालय का मॉडल है ना, एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का, ये नालंदा ने दुनिया को दिया। एक बहुत बड़ा सफल मॉडल, जहां सब साथ रहते थे, पढ़ते थे। हाँ। सोचिए, हजारों छात्र, शिक्षक, सब एक कैंपस में, और छात्रों को अक्सर रहने खाने की सुविधा वहीं मिलती थी। मुफ्त। हाँ। ये सिर्फ कोई दान दक्षिणा नहीं थी, ये एक कोशिश थी कि ज्ञान पैसों की या दूरी की वजह से रुके नहीं। एक ऐसा माहौल बनाना जहां सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान हो। इसने आगे चलकर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के लिए एक मिसाल कायम की। देखे तो बौद्ध दर्शन का तो ये गढ़ था ही। शून्यवाद, जिसे मध्यपक कहते हैं, या योगाचार, ये सब यहीं फले फूले। इसके अलावा तर्कशास्त्र मतलब लॉजिक, जिसे न्याय कहते हैं, संस्कृत ग्रामर, आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में बहुत ऊंचे दर्जे का काम हुआ। और सांस्कृतिक रूप से तो ये भारत और बाकी एशिया के बीच ज्ञान के लेन देन का सबसे बड़ा पुल था। और वो लाइब्रेरी धर्मगंज, उसकी बहुत चर्चा होती है। हाँ, धर्मगंज मतलब धर्म का खजाना। वो तो अपने आप में एक लीजेंड है। कहते हैं 3 बड़ी इमारतें थी उसमें, कई मंजिला, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। लाखों किताबें थी कहते हैं। लाखों पांडुलिपियां, हाथ से लिखी भी, और सिर्फ संस्कृत पाली में नहीं, शायद दूसरी एशियाई भाषाओं की भी रही होंगी। बाप रे। इनमें से न जाने कितनी किताबों का तिब्बती और चीनी में अनुवाद हुआ। उन्हीं अनुवादों ने उन देशों में बौद्ध धर्म और भारतीय ज्ञान को जमाया। कहते हैं करीब 18 अलग-अलग तरह के विज्ञानों पर किताबें थी वहां। 18 तरह के विज्ञान? हाँ, इसने ज्ञान को कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं रखा, उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। सोचकर ही रोमांच होता है। 10,000 छात्र अलग अलग देशों से, कैसा माहौल रहता होगा वहां? डेली लाइफ कैसी थी? सोचिए, एक पूरी ज्ञान की नगरी बसी हुई थी। 10,000 छात्र, सिर्फ भारत से नहीं, चीन, कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, इंडोनेशिया, कहां से नहीं। एक असली कॉस्मोपॉलिटन माहौल था। ह्वेनसांग और इत्सिंग ने जो लिखा है, उससे पता चलता है कि जीवन बहुत अनुशासित था। छात्रों की, भिक्षुओं की एक तय दिनचर्या होती थी। पढ़ाई, ध्यान और शास्त्रार्थ मतलब डिबेट। हाँ, विद्वानों के बीच बहसें होती थीं, तर्क वितर्क होता था। और कहते नालंदा में एडमिशन लेना भी आसान नहीं था। गेट पर ही एक तरह की मौखिक परीक्षा होती थी, द्वारपाल ही सवाल पूछते थे। अच्छा, मतलब मेरिट पर जोर था? बिल्कुल। उस जमाने में जब भारत में जाति व्यवस्था का काफी जोर था, नालंदा एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान और योग्यता की कद्र थी, जन्म की नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हालांकि ये भी सच है कि ये मुख्य रूप से पुरुषों का केंद्र था। महिलाओं की भागीदारी के सबूत बहुत कम मिलते हैं। हाँ, कुछ तांत्रिक साधनाओं के जिक्र में योगिनियों का नाम आता है,
पर कोई महिला हेड या बड़ी आचार्य का रिकॉर्ड नहीं मिलता। धर्म की बात करें तो जाहिर है बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था, पर क्या दूसरे धर्मों के लिए भी जगह थी? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म और बाद में वज्रयान का केंद्र था, लेकिन यहाँ दूसरे धर्मों और दर्शनों के लिए भी काफी सहिष्णुता थी, सम्मान था। जैसे ऐसे सबूत हैं कि यहाँ वेद भी पढ़ाए जाते थे, शायद हिंदू दर्शन की दूसरी शाखाएं भी, और खुदाई में भी शिव, पार्वती, गणेश, सूर्य, विष्णु, इन सब देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। अच्छा, मूर्तियां भी मिली हैं? हाँ, काफी मिली हैं। ये दिखाता है कि नालंदा का माहौल कितना खुला हुआ था, समन्वयवादी था। जैन धर्म के बारे में कुछ विद्वान मानते हैं कि जैन ग्रंथों की भी पढ़ाई होती थी, हालांकि इसके सबूत बौद्ध या हिंदू धर्म जितने साफ नहीं हैं, पर कुल मिलाकर अलग-अलग विचारों का ये साथ रहना ही नालंदा की ताकत थी। इसने जरूर एशिया में अलग-अलग धर्मों के बीच बातचीत को बढ़ाया होगा। इतना बड़ा सिस्टम, हजारों लोग, ये चलता कैसे था? पैसा कहाँ से आता था और इसकी इमारतें, कला, वो कैसी थी? जैसा हमने पहले बात की, इसका मुख्य आधार था राजाओं का संरक्षण और दान। हर्षवर्धन ने 100 गांव दिए, पाल राजाओं ने जमीनें दी, पैसा दिया, उसे भी दान आता था। जैसे वो श्री विजय के राजा बालपुत्र देव। तो ये दान और जमीन से जो आय होती थी, उसी पर चलता था। छात्रों, शिक्षकों का रहना, खाना, किताबें, सब उसी से। मतलब राजाओं का सपोर्ट बहुत जरूरी था इसके लिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शिक्षा और राजसत्ता का कितना गहरा रिश्ता होता है। जब तक मजबूत राजाओं का साथ मिला, नालंदा फलता फूलता रहा। और इमारतें, आर्किटेक्चर कैसा था? जहां तक कला और वास्तुकला की बात है, नालंदा के खंडहर आज भी बहुत प्रभावशाली हैं। यहाँ की जो इमारतें हैं, बड़े बड़े मठ जिन्हें विहार कहते हैं, और मंदिर, चैत्य, वो ज्यादातर पक्की ईंटों से बनी है। अच्छा, ईंटों से? हाँ, और इनमें गुप्त और पाल दोनों समय की शैलियों का मिक्सचर दिखता है। कई बड़े स्तूप भी थे। स्तूप मतलब वो गुंबद जैसे स्ट्रक्चर। इनमें सारीपुत्र स्तूप सबसे बड़ा और अहम माना जाता है। बुद्ध के शिष्य थे सारीपुत्र, उनको समर्पित था ये। ये जो भव्य इमारतें थीं, ये नालंदा की बौद्धिक शान का प्रतीक थीं। और खुदाई में गुप्त काल के सोने के सिक्के भी मिले हैं, दीनार कहते थे उन्हें। वो उस जमाने की आर्थिक समृद्धि दिखाते हैं। लेकिन फिर इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर इसका अंत कैसे हुआ? ये कहानी तो यकीनन दुखद होगी। हाँ, दुर्भाग्य से हर चीज का एक अंत होता है। नालंदा के साथ भी यही हुआ। 11वीं-12वीं सदी आते आते जो पाल वंश था, वो कमजोर होने लगा था। वही जो सबसे बड़े संरक्षक थे। हाँ, तो जब वो कमजोर हुए, तो नालंदा को जो सरकारी मदद मिलती थी, पैसा मिलता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। जो स्थानीय राजा थे, उनसे शायद उतना सपोर्ट नहीं मिला, तो संस्थान धीरे धीरे आर्थिक मुश्किलों में घिरने लगा होगा। और फिर वो हमला बख्तियार खिलजी का? वही सबसे दुखद पन्ना है इसकी कहानी का। लगभग 1193 ईस्वी के आसपास एक तुर्क सेनापति था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उसकी सेना ने बिहार पर हमला किया और उसी दौरान नालंदा पर भी हमला हुआ। हमलावरों ने मठों को, मंदिरों को बहुत बुरी तरह लूटा, तोड़ दिया, और सबसे बड़ी तबाही हुई वो लाइब्रेरी धर्मगंज, उसमें आग लगा दी गई। तिब्बती सोर्स बताते हैं कि वो लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही। सोचिए, कितनी किताबें, कितनी पांडुलिपियां, सदियों का ज्ञान, सब राख हो गया हमेशा के लिए। इसके बाद भी शायद छोटे मोटे हमले हुए हों। इस तबाही का कारण क्या था? इतिहासकार क्या कहते हैं? इस पर इतिहासकारों में थोड़ी अलग अलग राय है, पूरी तरह एक मत नहीं है। कुछ मानते हैं कि ये धार्मिक कट्टरता थी, क्योंकि नालंदा बौद्ध धर्म का इतना बड़ा और अमीर सेंटर था। कुछ मानते हैं कि ये उस समय के सैनिक अभियानों का हिस्सा था। ऐसे बड़े सांस्कृतिक केंद्रों पर हमला करना, उन्हें लूटना, ये उस जमाने में आम बात थी, ताकत दिखाने के लिए और पैसा लूटने के लिए। कुछ इसे और भी जटिल सामाजिक राजनीतिक वजहों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन नतीजा तो एक ही हुआ। एक ही था, ज्ञान का ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। धीरे धीरे वो जगह वीरान हो गई, लोग भूल गए उसे, और करीब 1400 ईस्वी तक तो वो पूरी तरह गुमनामी में खो गया। ये घटना भारत में बौद्ध धर्म के पतन का भी प्रतीक है, और ये भी दिखाती है कि राजनीतिक अस्थिरता में ज्ञान के केंद्र कितने असुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? इन खंडहरों को फिर से दुनिया के सामने कैसे लाया गया? हाँ, सदियों की खामोशी टूटी 19वीं सदी में। 1812 में एक ब्रिटिश सर्वेक्षक थे, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन।
उन्होंने इन खंडरों को देखा, उनका रिकॉर्ड बनाया और पहली बार पहचाना कि ये वही प्राचीन नालंदा महाविहार है। अच्छा। उसके बाद फिर 20वीं सदी की शुरुआत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने यहाँ खुदाई शुरू की। खासकर 1915 से 1937 के बीच बहुत काम हुआ और बाद में भी होता रहा। उसी खुदाई से वो बड़े बड़े मठ, मंदिर, स्तूप, मूर्तियां, मुहरें सब कुछ निकला और नालंदा की कहानी फिर से दुनिया के सामने आई। और आज क्या नालंदा को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है? हाँ, और ये सबसे अच्छी बात है, 21वीं सदी में नालंदा का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है। भारत सरकार ने और कुछ दूसरे एशियाई देशों ने मिलकर उसी पुरानी अंतर्राष्ट्रीय भावना को जिंदा करने के लिए 2014 में एक नया मॉडर्न नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया है। उसी जगह के पास? हाँ, प्राचीन खंडरों के पास ही। उसका औपचारिक उद्घाटन अभी हाल ही में 2024 में हुआ है। ये नई यूनिवर्सिटी भी अलग अलग विषयों में रिसर्च और पढ़ाई पर फोकस कर रही है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और 2016 में नालंदा के जो खंडर हैं, उन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। ये दिखाता है कि दुनिया इसकी अहमियत को मानती है। ये जो नया नालंदा बन रहा है, ये उस पुरानी विरासत को सम्मान देने और उसके ज्ञान को आज की चुनौतियों से जोड़ने की एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है। तो ये थी नालंदा की कहानी। ज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीयता के शिखर से होकर, विनाश के अंधेरों से गुजरकर और फिर सदियों बाद एक नई सुबह देखने की कहानी। एक अद्भुत यात्रा, एक ऐसा केंद्र जिसने लगभग 800 साल तक सिर्फ भारत नहीं, पूरे एशिया को रोशन किया। बिल्कुल। और नालंदा का इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान के ऐसे बड़े केंद्र कैसे बनते हैं, कैसे फलते फूलते हैं और कैसे खत्म हो जाते हैं। राजाओं का साथ, समाज का माहौल, विचारों की आज़ादी, इन सब का क्या रोल होता है। और जब ऐसा कोई केंद्र नष्ट होता है तो पूरी सभ्यता का कितना बड़ा नुकसान होता है। आज के ज़माने में जब जानकारी तो बहुत है, पर शायद ज्ञान और समझ की उतनी ही ज़रूरत है। नालंदा जैसी जगहों से हम क्या सीख सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। If you want to cover complete history and polity, go to playlist. And if you like this episode, please share, subscribe and comment. Like this episode.